जिन जो तो मृदा में ऐसी सामग्री की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है और साथ ही साथ मृदा की गुणवत्ता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। यानी प्रतिकूल रूप से यानी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। मृदा प्रदूषण के प्रकार, अब इसमें सॉइल पोल्यूशन के क्या-क्या प्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। सॉइल पोल्यूशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि सॉइल में ऐसी चीजों का मिलना जिससे कि उसकी क्वालिटी इफेक्ट हो जाए, क्वालिटी को इफेक्टिव कर दे, ठीक है सॉइल, उसे हम मृदा प्रदूषण के अंतर्गत रखें। अब कृषि मृदा प्रदूषण, एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो उत्पाद की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषकों द्वारा कीटनाशकों के साथ साथ उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से कीटनाशक और कवकनाशी मिट्टी के खनिजों की गुणवत्ता को कम करते हैं, जो अंततः पशु और मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर कृषि में जो हम पदार्थ डालते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यही हम इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो छोटे छोटे जीव जंतु जो पेड़ पौधों में कीड़े लगते हैं, कीट लग रहे हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पे इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ता है। मैं अभी देख रहा था अमेजोन पे इंसेक्टिसाइड्स, जो छोटा डब्बा है उसका बड़ा आता है, तो उसको देखे तो उसकी ज़रूरत है। मैंने देखा 1200-1500 ऐसे इंसेक्टिसाइड्स की कीमत है। हमारे पास छोटा सा एरिया है और छोटा सा है तो 1000-1200 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए जो कृषक है उनके लिए जब वो लोग 5 लीटर 5000 रुपये का खरीद रहे होते हैं और उसका छिड़काव एक खेती में कर रहे हैं, और उनके ऊपर ये कितना बड़ा भार है इंसेक्टिसाइड्स का। अच्छा, वो इंसेक्टिसाइड्स को वो जब डाल रहे हैं तो वो जो पौधे हैं, कनखे हैं, जो फल हैं, उनमें इंसेक्टिसाइड्स के अंश आ जाते हैं। जब ये जरा सा भी बढ़ जाता है तो बैठना दुश्वार हो जाता है। तो उस वक्त कितनी मुश्किल होती होगी जब वो उस फलों को हम लोग सेवन कर रहे हैं, उस अनाज का सेवन कर रहे हैं, हमारे शरीर में वो इंसेक्टिसाइड्स के अंश जा रहे हैं और ये जहर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंसेक्टिसाइड जो है वो खतरनाक है और मृदा को ये खराब कर देते हैं, मिट्टी को पॉल्यूटेड कर देते हैं। इसके अलावा रासायनिक मृदा प्रदूषण, केमिकल सॉइल पॉल्यूशन, विभिन्न उद्योगों से उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ जिनको विगलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनकी विषाक्तता को हटाया बिना मृदा के फेंक दिया जाता है, मृदा प्रदूषण में अपना योगदान देते हैं। अब ऐसे केमिकल जिनको विगलित नहीं कर सकते, जैसे डिटर्जेंट है। अब डिटर्जेंट को क्या है, हम विगलित नहीं कर सकते, यानी हम उसको गला नहीं सकते, पानी में घुलेगा नहीं वो, और उसको हमने क्या किया, मृदा में उठा के फेंक दिया, मिट्टी में फेंक दिया। अब क्या होगा, वो वापस मिट्टी, वो पानी को क्या करेगा, टॉक्सिक करेगा, पानी जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में उसके अंश चले जाएंगे और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, परिणाम स्वरूप वो नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार से रासायनिक मृदा प्रदूषण हानिकारक है। मृदा प्रदूषण के कारण वनों की कटाई, सबसे पहले क्या है, वनों की कटाई, फिर भूमि का दुरुपयोग यानी खनन, फिर उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, कचरा, प्लास्टिक की थैली। अब प्लास्टिक की थैली आप लोग इसलिए कॉमन जान गए क्योंकि भी कुछ दिन पहले ऐसी स्थिति आई कि हाई कोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक की थैली नहीं इस्तेमाल होगी, बैन कर दिया। तो प्लास्टिक थैली नहीं इस्तेमाल होगी, बैन कर दिया, इसकी वजह से लोगों को प्लास्टिक की थैली की कीमत समझ में आने लगी। और बहुत से दुकानदार जो पहले भी प्लास्टिक की थैली देने से बचते थे, उन्होंने प्लास्टिक की थैली देने से मना करना शुरू कर दिया। तब हमारे सामने झोले, झोले का जमाना जो कभी बहुत पहले हुआ करता था, कपड़े के झोले, उनका प्रयोग हम लोग बढ़ चढ़ के करने लगे। तो इस प्रकार से देखें तो ये प्लास्टिक की थैली
मृदा को कैसे नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये गलती नहीं है और ये मिट्टी में जाके फंस जाती है। इसके अंश मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उत्पादन क्षमता है, उसको कमजोर करने लगती है। इस प्रकार से ये भी एक कारण है मृदा प्रदूषण का। अब मृदा प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ठोस कचरे के अंधाधुंध निपटान से बचा जाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करें और इसके बजाय कागज और कपड़े की तरह नष्ट होने वाले थैले का उपयोग करें। सीवेज को उर्वरकों के रूप में और लैंडफिल के रूप में उपयोग करने से पहले ठीक से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे सीवेज क्या है, वो फर्टिलाइजर का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजनस पदार्थ है जो कि मिट्टी की नाइट्रोजन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। लेकिन सीवेज में हर प्रकार का सीवेज जा रहा है, पता चला सभी पन्नी कचरा सारी चीजें पड़ी हुई है, रासायनिक भी पड़े हुए हैं। अब हम सीवेज को ऐसे ही अगर खेत में डाल देंगे या ऐसे ही हम उनका उपयोग करेंगे तो नुकसानदायक है। तो उनका भी फिल्टर करके तभी उपयोग किया जाना चाहिए। घरेलू कृषि और अन्य अपशिष्ट से कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाना चाहिए और वर्मी कंपोस्टिंग के अधीन किया जाना चाहिए, जो उत्पाद के रूप में उपयोगी खाद उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग ये वास्तव में एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें वॉर्म्स के माध्यम से, ऐसी टेक्निक जिसमें वॉर्म्स अर्थ वॉर्म्स इत्यादि जैसे हैं, उनके माध्यम से मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना है। अब वॉर्म्स क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजनस पदार्थ को रिलीज करते हैं और बड़ी तीव्र गति से ग्रोथ करते हैं, जिसके वजह से मिट्टी की जो क्षमता है वो प्रोडक्टिव हो जाती है और उसमें नाइट्रोजनस पदार्थ बढ़ जाता है। तो स्पेशली वर्मी कंपोस्टिंग ये वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से मिट्टी की क्षमता को और उत्पादित करना, उसका प्रोडक्शन लेवल और बढ़ाना, उसमें नाइट्रोजन पदार्थ बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। खतरनाक पदार्थों को हटाने के लिए निपटान से पहले औद्योगिक कचरों का ठीक से इलाज किया जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें जो है वो दैट इज मृदा प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की ओर। मानव, जानवरों और मशीनों द्वारा बनाई गई कोई भी अवांछित ध्वनि जो पर्यावरण को विक्षुब्ध करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। शब्द शोर लैटिन शब्द मिचली से आया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शब्द शोर लैटिन शब्द है मिचली, उससे बना है। मिचली मिचली से, जिसका अर्थ होता है सिसिकनेस, सिसिकनेस। शोर का मुख्य स्रोत परिवहन प्रणाली है, जिसमें रेल शोर, विमान शोर, वाहन शोर शामिल है। अब ऐसे तो बारिश हो रही है, बारिश में भी काफी शोर हो रहा है, घन 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 वर्षा हो रही है, तो वो भी एक शोर है। पंखा चल रहा है, वो भी शोर है। लेकिन प्रमुख स्रोत देखें तो जो कॉमनली हमें ज्यादा घेरे रहता है वो है ऑटोमोबाइल्स का, बस का, ट्रेन का, इन सब चीजों का। अन्य शोर कारखाने, मशीनरी, आपातकालीन सेवा, साइरन, निर्माण कार्य, लाउड स्पीकर आदि आदि। मानव कान 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ध्वनि की आवृत्ति सुन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पूछा गया। मानव कान की कितनी आवृत्ति को सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, इतना हर्ट्ज ये रेंज है, यूनिट है आवाज की, छोटी यूनिट जिससे मापन किया जाता है। ध्वनि मापन, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल्स में मापा जाता है, इसे डेसिबल्स द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पर एक टेबल दिखा रहे हैं जिसमें कितने डेसिबल में हम डे टाइम में इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल रेसिडेंशियल जोन में या नाइट टाइम में आवाज जनरली सुनते हैं या रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल।
इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डे टाइम में 75 डेसिबल तक आवाज रहती है, नाइट टाइम में यही 70 डेसिबल तक पहुंच जाती है। कॉमर्शियल डे टाइम में 65 डेसिबल रहती है और नाइट टाइम में ये 55 डेसिबल तक पहुंच जाती है। रेसिडेंशियल डे टाइम में ये 55 डेसिबल रहती है और नाइट टाइम में ये 45 डेसिबल तक पहुंच जाती है। साइलेंट जोन में भी, साइलेंट जोन जहाँ ज्यादा आवाज ही नहीं रहती जैसे ग्रामीण परिक्षेत्र इत्यादि इत्यादि, वहां पर भी हमें 50 डेसिबल तक की अन्य प्रकार की साउंड से यानी आवाज सुनाई देती है और रात में 40। तो ये एक फैक्ट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। जनरली ये प्रश्न बनकर आ सकता है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डे टाइम में साधारणतः कितने डेसिबल नॉइज रहता है। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, तो ध्वनि प्रदूषण से झुंझलाहट, आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, उच्च तनाव स्तर, नींद की गड़बड़ी आदि हो सकती है। अब जैसे अभी मुझे आपको पढ़ाने में बाहर जो बारिश का घन 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 आवाज है उसकी वजह से काफी कठोरता, कठिनाई महसूस हो रही है, जोर से बोलना पड़ रहा है, इससे प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये एक परेशानी है। उच्च ध्वनि स्तर मानव में हृदय प्रभाव बढ़ा सकता है और ज्यादा जोर से जब आवाजें बोलता है तो जाहिर सी बात है, बोले जाने पर हृदय पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्वनि के स्तर में वृद्धि के कारण कान में एकाग्रता की कमी आ जाती है, तो कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है। औद्योगिक ध्वनि नियंत्रण के उपाय क्या है? व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स? औद्योगिक ध्वनि को कम करने के लिए मफलर या ध्वनि शोषक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बनता है मफलर क्या है, तो यहाँ पर मफलर क्या है इसको देख लीजिए। मफलर एक ब्रिटिश अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है साइलेंसर, ठीक है, वो वाला मफलर नहीं जो जाड़े में हम लोग पहनते हैं, ठीक है, वो मफलर नहीं है। अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये साइलेंसर है, इसको मफलर कहते हैं। या आंतरिक दहन इंजन के निकास द्वारा, अच्छा प्रीति सोची कि कान में मफलर बांधे, अच्छा ठीक है वो मफलर नहीं, निकास द्वारा उत्सर्जित शोर को कम करने के लिए उपकरण है। तो जनरली आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े जनरेटर्स लगे रहते हैं, तो जनरेटर्स में आवाज बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी जहां से आवाज प्रमुख रूप से निकल रही है चिमनी के आगे मफलर लगा दिया जाए तो वो आवाज स्लो हो जाएगी, कम आवाज आएगी, तो वही है मफलर का प्रयोग। इस प्रकार से साइलेंसर बोला जाएगा मफलर का मतलब। अस्पतालों, स्कूलों के आसपास हॉर्न मुक्त क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। तो नियंत्रण के उपायों में एक उपाय ये भी है, पटाखे, लाउड स्पीकर के लिए ध्वनि के निम्न स्तर की अनुमति दी जा सकती है। शोर युक्त शोर स्तर को लागू करने और पालन करने के लिए कड़े कानूनों को तैयार किया जाना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए ताकि यह शोर बाधाओं के रूप में कार्य करे। मशीनों का उचित रखरखाव या स्नेहन अपनाया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार का विनियमन और शोर प्रदूषण का नियंत्रण। अब सरकार द्वारा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत में वायु प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981, और संशोधन हुआ 1987 में। शोर को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल करने का संशोधन किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कानून के तहत नॉइस को प्रदूषण में शामिल किया गया? तो शोर को वायु प्रदूषण में शामिल किया गया, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के अंतर्गत नॉइस को इंक्लूड किया गया। किस कानून के तहत? एक्ट 1981, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, और उसका संशोधन हुआ 1987 में। तो ये दोनों ही एक्ट जो हैं वो एयर पोल्यूशन के लिए बताते हैं कि नॉइस को सम्मिलित किया गया, ठीक है। एयर पोल्यूशन के लिए नॉइस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विभिन्न क्षेत्रों में शोर मानकों का कार्यान्वयन, लाउड स्पीकर बजाने का समय फिक्स करना चाहिए। तो जनरली देखा गया कि दावत वगैरह में लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा जोर से बजते हैं। कोई फंक्शन होता है हमारे घर पे या घरों पर तो अक्सर लाउड स्पीकर से पता चलता है कि फंक्शन हो रहा है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट तक आवाज अच्छी होती है, जैसे भी बिजली ही करती है।
थोड़ा सा कड़कता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी जोर से कड़के तो ऐसा लगता है अब गए कि तब गए, ठीक है, बचे या नहीं बचे, क्या होगा। तो वैसे ही हर चीज के लिमिटेशन होता है, तो वही कह रहे हैं कि हर चीज का लिमिटेशन होना चाहिए। हॉर्न ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों के अधिक उपयोग के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। इसीलिए देखिए बहुत शार्प हॉर्न्स बजाना बैंड कर दिया गया। पहले लोग पावर हॉर्न्स लगवाते थे गाड़ियों में, बाइक्स में, पता चला बम 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 ऐसे आवाज कर रहा है, बहुत जोर जोर से आवाज करता था, तो बड़ा अच्छा तो लगता था, लेकिन उससे जो है आम जन क्षति होती थी, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। ध्वनि प्रदूषण के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए एसपीसीबी, अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सीपीसीबी तो यहाँ पर जो है कंट्रोल कमीशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। तो ये चिंता मत करिए, इस पर पूरा एक चैप्टर है, तो घबराया जी हाँ कि बहुत परेशान हो के फुल फॉर्म के लिए परेशान हो, आगे पूरा एक चैप्टर है। तो सीपीसीबी जिम्मेदार है। अब ये क्या है सीपीसीबी और एसपीसीबी, इन पर अभी अगले पॉइंट में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक चैप्टर और बचता है वेस्ट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर फुल फॉर्म फिर से बता दीजिएगा। मैंने कहा घबराया जी, पूरा एक चैप्टर है, वेट करिए अगले पेज में। सर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी, आप 5 मिनट वेट करिए, पेज नंबर सेंट्रल पोल्यूशन इसका पूरा मैटर तैयार है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरा एक पेज का मैटर है। 5 मिनट वेट करिए, मैं अगले पेज में इसको पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। एक मिनट कहेंगे वेस्ट, हिंदी में अपशिष्ट या कचरे, कोई भी अवांछित या असामान्य पदार्थ जिसे उपयोग के बाद छोड़ दिया जाता है उसे अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। यानी यूज करने के बाद हम उसे डिस्कार्डेड कर देते हैं। जैसे हमने चाय पिया, फाइबर को उठाया फेंक दिया, कुल्हड़ को भी कुल्हड़ से पिया तो कुल्हड़ फेंक दिया। अब कुल्हड़ क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी वो डिग्रेड हो जाएगा, वो घुलनशील है, लेकिन फाइबर नहीं है। फाइबर या पॉलीथीन या पॉलीबैग्स, ये सारी चीजें जो है वो घुलनशील नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका घटकी है, यानी घटक नहीं होंगे इसके, ये परेशानी का जड़ बनेगा। और ये कचरे जितनी मात्रा में उपस्थित रहेंगे, इसका प्रभाव भी मात्रात्मक रूप से ज्यादा रहेगा, जिससे सॉइल की, मृदा की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलेगी। जनसंख्या और बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां नगर पालिका के ठोस कचरे के लिए जिम्मेदार है। तो भाई यहाँ पर सभी जनसंख्या है और लोगों की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, ये सभी जो है ठोस कचरों के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। सीपीसीबी की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, अभी सीपीसीबी को पूरा डिटेल बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। सीपीसीबी की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 52 मिलियन टन कचरे का उत्पादन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं 52 मिलियन टन कचरा, हाँ बहुत बड़े पैमाने पे कचरे का उत्पादन होता है। अपशिष्ट का वर्गीकरण, अब इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। आमतौर पर हम इसे 3 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, मानव समाज द्वारा त्याग की गई कोई भी ठोस सामग्री, अर्ध ठोस या दूषित ठोस। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से कह देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक कॉपी पेन उठा लीजिएगा, और चूंकि आपके पास नोट्स नहीं रहता है, बाद में आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो नोट्स को, तो ये जो मैं जहां इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उस पॉइंट को लिख लिया करें। जैसे अभी नोट्स होता तो अंडरलाइन कर लेते, लेकिन अंडरलाइन नहीं हो पाता। तो जैसे अभी मैंने कहा कि वर्गीकरण, तो 3 वर्गीकरण, मेन मैटर लिख लीजिए, दैट इज सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट, ठीक है। इससे से एक मेन पॉइंट्स, जैसे सीपीसीबी द्वारा लगभग 52 मिलियन टन कचरे का उत्पादन किया जाता है। और जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ये याद भी हो जाएगा, इसको आप लोग फटाफट याद भी कर लेंगे। तो 52 मिलियन टन जो है कचरे का उत्पादन होता है भारत में।
इस तरीके से पॉइंट लिख लीजिए। जैसे अभी इतना जितना मैंने बताया इसमें 2 पॉइंट आपको मिला। एक पॉइंट आपको मिला सीपीसीबी के द्वारा जो है 52 मिलियन कचरे टन का उत्पादन होता है। दूसरा पॉइंट आमतौर पे से 3 अपशिष्ट में बांटा जा सकता है। तो एक पेज पे कम से कम 4 या 5 पॉइंट मिल रहा है, ज्यादा नहीं। 4-5 पॉइंट अगर आप उठा करके मार्क कर लिख लेंगे तो अगर 5 पन्ना 7 पन्ना पढ़ाया तो 30-35 पॉइंट्स आपको एक दिन में हो गया। इसको याद कर लेंगे, बस ऐसे ही पढ़ाई तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, ठोस अपशिष्ट मानव समाज द्वारा त्याग की गई कोई भी ठोस सामग्री, अर्ध ठोस या दूषित सामग्री। उदाहरण के लिए बेकार टायर। अब टायर आपका घिस गया है तो आपने देखा कि बार बार हमारी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है क्योंकि टायर घिसा हुआ है, तो टायर बदलवा लेते हैं। टायर बदलवाए पर उसमें टायर में भी अभी काफी कुछ अंश है। अब उस टायर को जनरली आपने वहीं उठा के फेंक दिया। अब वो एक प्रकार से कचरा ही है। अगर उसका रिसाइकलिंग ना किया जाए तो जमीन में पड़ा रहेगा, इधर-उधर पड़ा रहेगा, सड़क पे गिरता फिरता रहेगा, फिर वो डिकम्पोज जल्दी होगा नहीं, तो तमाम परेशानियां उसके साथ। इसी तरह से स्क्रैप धातु, कोई टूटी फूटी धातु, स्क्रैप धातु यानी टूटी फूटी, जैसे टूटी फूटी कुर्सी। अब लोहे की कुर्सी जैसे भी एक टांग टूट गया, आपने कहा सर कचरा हो गया इसको हटाइए, तो उसको हम ले जाकर पीछे फेंका है। अब वो पीछे और कचरा हुआ चला जा रहा है। उसको लग रहा है कि उसको जितनी बार देखता हूँ लगता है इस बेचारे के साथ अन्याय किया गया है। एक टांग ही तो टूटी थी, इसके पूरी टांग के सहित उसको फेंक दिया गया। तो किसी का एक टांग टूट जाए तो उसको पूरा उठा फेंक दो, ये कहाँ तरीका है, ठीक है। तो मिला करके स्क्रैप धातु, फर्नीचर भी यही होता है। जैसे ही आपका कोई प्यारा सोफा था, बढ़िया था, जब ठीक ठाक यंग अवस्था में था, बेचारा वृद्ध हो गया है, लड़खड़ा गया, उसको उठा के ले जाके फेंक आए, धीरे धीरे वो कचरा बन जाता है। तो कचरे की तो बहुत से मिसाल दिया जा सकता है। एक नया मोबाइल बड़ा प्यारा लगता है, जब खरीद के लाते हो, 5 साल के बाद वो कचरा हो जाता है, उसको उठा कर फेंक देते हो, फिर वो कहीं डस्टबिन में पड़ा रहता है, काफी दिन तक इधर उधर हाथ पैर से हिलता डुलता रहता है, एक दिन वो अंत में जाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाता है। तो ये कचरा है। तरल अपशिष्ट, मानव समाज द्वारा त्याग की गई कोई भी तरल पदार्थ जैसे घरेलू धुलाई, रसायन, तेल इत्यादि इत्यादि, ये सब तरल अपशिष्ट है। तेल है, आपने खाया और सब्जी में कुछ तेल बच गया तो क्या करते हैं आप, बर्तन को धुलने में डाल देते हैं। अब वो जो नीचे तेल है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नाली में, और नाली से कहाँ सोखेगा, मिट्टी में, मिट्टी को भी प्रदूषित करेगा, नाली को भी प्रदूषित करेगा और जीव तंतुओं को नुकसान भी पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, तेल खाइए तो पूरा खाइए, कम खाइए ना खाइए, ठीक है, जैसे भी करिए, कचरा मत फैलाइए। तो ये सारी चीजें। गैसीय अपशिष्ट, मानव समाज द्वारा त्याग की गई कोई भी गैस तत्व जैसे विभिन्न हानिकारक गैसें, घरों में प्रयोग होने वाले ड्यूडेंट्स, सबसे ज्यादा ड्यूडेंट्स अच्छे खासे रखते हैं, बढ़िया आपने उसको छिड़काव किया। अब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, अपने आप को सैचुरेट होने की वजह से इधर उधर ढूंढेगा और वो कपड़े में स्टिक क्यों कर जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, इसलिए वो उन्हीं में अपने आप को कहीं ना कहीं स्टिक करके ढूंढता रहेगा अपने आप को कंपाउंड होने की वजह से, और इसलिए काफी देर तक वो टिका रहेगा। जब तक सैचुरेट नहीं होगा वो टिका रहेगा। तो जितना अनसैचुरेटेड उतना लंबा चलने वाला ड्यूडेंट तो उतना खराब, समझिए। और आप कहेंगे वो ड्यूडेंट अच्छा है, 10 दिन से अभी तक महक रहा है, रुमाल पे लगाया था चले चला जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है, लेकिन वो ड्यूडेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये टेबल है, आप लोगों को तो कलर्ड पेज दे दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे टाइप ऑफ, सर हमें भी कलर पेज चाहिए। समझ रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, क्या बताएं, गलत है, दुराचार है, पापाचार, पर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये है टाइप ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक बॉटल्स, बैग्स, ड्राई वेस्ट। अब ये डिस्पोजल्स रिसाइकिल हो सकते हैं। कलर ग्रीन, ये ग्रीन कलर के। अब आप इसको अक्सर देख सकते हैं एयरपोर्ट पे, जल्दी रेलवे स्टेशन पे तो 2 ही डब्बे लगे रहते हैं, हरे लाल, ठीक है, लेकिन आप एयरपोर्ट पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि चारों कलर के डब्बे बकायदे लगे रहते हैं, जिसमें आप ग्रीन किस में डालेंगे, रेड किस में डालेंगे, ब्लू किस में डालेंगे, ब्लैक किस में डालेंगे। ब्लैक में क्या डालेंगे, तो कोई प्लास्टिक बोतल है आप उसको ग्रीन में डालेंगे, ठीक है। हजार्डियस ई वेस्ट जैसे बैटरी है, ब्लेड्स हैं, रेजर हैं, इनको फेंकना है आपको, तो आप इसको डालेंगे रेड वाले बिन में, बिन यानी डस्टबिन, कूड़ेदान में। किचन के वेस्ट हैं, उसे जो कि कंपोज हो जाते हैं, वो ब्लू बिन में डालेंगे। तो कौन से बिन में डालेंगे, ब्लू बिन में।
डिकम्पोज वेस्ट जैसे नैपकिन, डायपर्स, टॉयलेट वेस्ट इत्यादि, तो टॉयलेट वेस्ट इत्यादि उसको आप ब्लैक बिन में, यानी कि उसको आप रेड में डाल देंगे, ग्रीन में डाल देंगे। हम लोग अधिकतर ऐसे ही उठा करके कूड़े फेंक देते हैं, का सारा कूड़ा एक साथ हो जाता है, लेकिन नहीं, उसका लिए भी उसको छाट करके अलग अलग बिन बनाया गया है। ठीक है, तो अलग कलर के बिन्स और उनका डिस्पोजल मेथड और टाइप ऑफ वेस्ट, ये याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेज का। नाउ अब हम लोग चलते हैं सीपीसीबी पर। थोड़ी देर पहले ये शॉर्ट फॉर्म आया था, आप लोग परेशान हो गए थे इसका फुल फॉर्म, तो अब परेशानी दूर हो जाएगी, हम इसके फुल फॉर्म को भी कराएंगे और इसके विषय में पूरी बातें बताएंगे। तो सीपीसीबी सर एक बार सर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट वाला सर पॉइंट खोल थोड़ा सा स्क्रीन। आधा घंटा खाना पीना रोक दिया करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे, सब भूखा जाते हैं इसी आधे घंटे, 1 घंटा 2 घंटे की पढ़ाई में। हाँ, एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? किसी को कोई क्वेश्चन? पढ़ेंगे तो सर क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कल तो आईसीटी पे आप क्वेश्चन करेंगे। जिसने आईसीटी सर पर जो सर आईसीटी हुई है, आपका तो एनवायरनमेंट से एडमिशन हुआ है कि आईसीटी से हुई है? आईसीटी से सर। तो ठीक है, फिर आप आईसीटी के साथ तैयार रहिएगा, ऐसा आईसीटी पूरा रिवीजन करके रखिएगा, मैं आईसीटी से क्वेश्चन करूंगा। हाँ, यशस्वी कुछ कहना है? जी सर, सर जो एक पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा नामित करते, सर वो एक बार फिर से बता दीजिए। ओके जी ऊपर है, क्या है पॉइंट, बोलिए। यस सर, ये बोर्ड का नेतृत्व तो इसके अध्यक्ष द्वारा होता है। आगे बता दीजिए पहले। कहाँ गया? केंद्र सरकार को जलवायु प्रदूषण को रोकने नहीं सर, ऊपर गया सर, ये बोर्ड का नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा होता है, ये वाली लाइन सर। इसका बोर्ड का जो हेड होगा वो इसके अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष कौन बनता है? जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो केंद्र सरकार जिसको पसंद करे, अब इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वाली बात ही नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे कि एक चपरासी को उठा के केंद्र सरकार बना देगी, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा है कि उस लेवल के व्यक्ति हो, लेकिन जैसे मंत्री की बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं निर्धारित, वैसे यहाँ पर भी इस बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जबकि सही मायने में इस अध्यक्ष पद के लिए उस एनवायरमेंटलिस्ट को ही रखना चाहिए, एक एनवायरमेंटलिस्ट का पैनल होना चाहिए, देश में इसका एक एग्जाम होना चाहिए, पर्यावरण विदों या एनवायरमेंटल साइंस का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति होनी चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति मक्खन में का एंगल हुआ का कौन है भाई? अपनी तरफ से म्यूट रखिए आप लोग। हाँ बता, लिखवाए तो आज बता, वही सब तो पॉइंट्स लिखवाए, बताए तो, यही सब पॉइंट तो था। थैंक यू। कराया तो आज, कहाँ थी? हाँ, माइंड को करवा भी दिया शुरुआत में। हाँ, कोई और क्वेश्चन बताइए। सर जोनल कार्यालय का मतलब? नो सर, थैंक यू। जोनल कार्यालय का मतलब सेक्टर्स में जैसे बांट दिया, तो कई देश के कई एक जोन्स में बांट दिया, जैसे अब केवल दिल्ली में सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो कई जोन्स में बांट दिया गया, और स्टेट कमीशन को भी जोन से जोड़ दिया गया। अब इतना बड़ा देश है जहां 37 राज्य और संशासित प्रदेश, उनको स्टेट और स्टेट्स को 7 जोन में बांट दिया गया, तो एक जोन से अपना रिलेशन रखेंगे, डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली केवल वो 7 जोन के हेड जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। इस प्रकार से ना एक हायरार्की बना दिया, जैसे 37 संघ शासित प्रदेशों से जुड़े हुए स्टेट कंट्रोल बोर्ड हो गए,
फिर वो 7 जोन्स के द्वारा डिवाइडेड हो गए, कौन कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी किस जोन में आएगा, आसपास के एरिया के हिसाब से एरिया डिवीजन कर दिया गया। अब ये 7 जोन जो है इनका एक हेड हो गया, वो दिल्ली में बैठेगा, वो दिल्ली उसको देखेगा। तो एक प्रकार से पूरा एक हायरार्की क्रम है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, फिर क्लास आज फिर यहीं रोकते हैं। नया सर, कल- चैप्टर कल एनर्जी शुरू करेंगे। सर आईसीटी का जो क्वेश्चन कराया था आपने, जब बीच में ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, तो उसमें टोटल क्वेश्चंस वीडियो नहीं आए हैं। 35 से